व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका स्टडी बडी अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 10th क्लास के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो देखिए, अब हम खिलाफत इशू को देखते हैं। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन देयर वॉज रूमर्स दैट a harsh peace treaty going to be imposed on the Ottoman Emperor। अब जिन लोगों को यह नहीं पता कि ऑटोमन एम्परर क्या होता है, तो ऑटोमन एम्परर होता है टर्की के बारे में बात करी गई है, ऑटोमन एम्परर के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में यह अफवाहें फैलने लगी कि हार्श पीस ट्रीटी होने वाली है किस पे, टर्की के ऊपर। तो जो वहाँ का स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको हम क्या बोलते हैं, खलीफा। तो ये तो पॉइंट अलग था और ये पॉइंट अलग है, ठीक है। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, खलीफा। आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब खलीफा की टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म हुई थी, ठीक है। आप समझ रहे कि खिलाफत का मतलब खलीफा की टेम्पोरल पावर को बचाने के लिए खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म हुई थी, जो कि कब फॉर्म हुई थी, मार्च 1919 बॉम्बे में। तो ये इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि खिलाफत कम्युनिटी कब फॉर्म हुई थी। तो आपको याद रहना चाहिए मार्च 1990 बॉम्बे में वो फॉर्म हुई थी, ठीक है। जिसमें कि क्या हुआ था, खिलाफत कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम लीडर्स जो थे लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो डिस्कस करना चालू कर रहे थे विद महात्मा गांधी के अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन, कि भाई सबको यूनाइटेड करके हम कैसे एक मास एक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, जो कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है यहाँ पर, जस्ट ये खिलाफत कम्युनिटी के नीचे वाला पॉइंट, मोहम्मद लीडर्स लाइक मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली। बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि एमजी को जब खिलाफत कम्युनिटी के मुस्लिम लीडर्स ने जब एमजी के साथ में ये बात करी, तो एमजी को एक अपॉर्चुनिटी सी लगी है कि मुस्लिम को नेशनल मूवमेंट के अंडर लाने की एक अपॉर्चुनिटी लगी है। तो फिर क्या हुआ, कुछ लीडर्स जो थे हमारी एनसीपी के, वो मना करने लगे कि हमें तो नहीं करना कॉपरेट इनके साथ में, मुस्लिम के साथ में। फिर क्या हुआ कि एक कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, ये याद रखना आप, सितंबर 1920 में, इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या कर रहा था, कन्विंस्ड अदर लीडर टू स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। अब यहाँ पर स्वराज का बहुत यूज़ होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक्स में, हम जिसमें आगे बात करने वाले हैं हमारे। तो स्वराज क्या होती है, तो स्वराज को मैं यहीं पर ही लिख रखा है ब्रैकेट में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हम स्वराज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलकत्ता सेशन में जो भी लीडर्स मान नहीं रहे थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पर उनको कन्विंस कर लिया गया था कलकत्ता सेशन, जो कि कब हुआ था, 1920 में सितंबर, ठीक है। तो जो कि खिलाफत और स्वराज के मतलब उसके मतलब हित में था, खिलाफत और स्वराज के हित में। तो अब देखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आइडिया कहाँ से आया। तो जैसे कि महात्मा गांधी की यहाँ पर लिख रखा वाई नॉन कॉर्पोरेशन क्यों चालू करा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने उनकी बुक हिंद स्वराज में लिख रखा था। जो हिंद स्वराज बुक वो कब आई थी, 1909 में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि हिंद स्वराज बुक कब आई थी, तो ये 1909 में आई थी, ठीक है। तो हिंद स्वराज बुक में क्या लिख रखा था, तो इसमें देखो आप पॉइंट में देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस। तो यहाँ पर बता रखा है कि महात्मा गांधी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा है वो सिर्फ इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से चल रहा है, ठीक है। अगर इंडियन जो है वो रिफ्यूज कर दे टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दे उस लॉ को उनके रूल को मानने से, तो जो रूल वहाँ पर चल रहा है इंडिया में वो एक साल में ही ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस आ जाएगी। तो इस मूवमेंट का स्टेज ऑफ मूवमेंट क्या थी, तो ये अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसमें मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में करना क्या था, वो तो गांधी जी ने पीपल्स को बताया
कि आपको जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दे रखे हैं आपको उन टाइटल्स को सरेंडर करना होगा, मतलब उन गवर्नमेंट को सौंप देना होगा कि भाई ये आपके टाइटल्स आप ही रखिए, हम आपकी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई काम नहीं करने वाले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था। इफ गवर्नमेंट यूज रेप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। ये महात्मा गांधी की एक वार्निंग थी कि अगर गवर्नमेंट ने एक कुछ भी रिप्रेशन, मतलब कुछ भी हमारे अगेंस्ट करा इस मूवमेंट के अंदर, तो एक कंप्लीट सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को गांधी जी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो सम चैलेंजेस, तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर। तो लीडर्स विद इन द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर 1920 नवंबर। तो यहाँ पर जो लीडर्स थे कुछ कांग्रेस के, वर हेजिटेट, मतलब कुछ हेजिटेट हो रहे थे काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए, जो कि 1920 नवंबर में होने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे फियर थे लाइक नॉन वायलेंस लाइक जलियांवाला बाग इंसिडेंट। कुछ लोग ऐसे फियर थे कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था उससे फियर थे कुछ लोग, जिस वजह से उसको बॉयकॉट करना चाह रहे थे और कुछ बॉयकॉट नहीं करना चाह रहे थे। फाइनली जो नागपुर सेशन हुआ था, कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनली नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम कब अडॉप्ट हुआ था, तो यहाँ पर डेट लिख रखी है दिसंबर 1920 में फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ चैलेंजेस। अब हम देखते हैं कि डिफरिंग स्टैंड विद द मोमेंट। तो कितना, मतलब इसमें क्या था कि पीपल्स जो थे वो अलग अलग खड़े थे इस मूवमेंट के साथ में, वो उनका स्वराज का मीनिंग भी अलग अलग था अलग अलग पीपल्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि स्वराज का मीनिंग कैसे था और कैसे कैसे लोग इस मूवमेंट के साथ में खड़े थे। तो नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट इन जनवरी 21, तो ये इसमें मतलब अडॉप्टेड तो हो गया था दिसंबर 1920 में, बट इसका चालू इसका इम्प्लीमेंट कब चालू करा था हमने, तो जनवरी 1921 से इसको चालू कर दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर दे रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वराज का मीनिंग अलग अलग पीपल्स के लिए अलग था, तो यहाँ पर वो दे रखा है द टर्म स्वराज मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, द मूवमेंट इन द टाउन, ये पीपल जो हमारे स्वराज का मीनिंग डिफरेंट है तो वो इसमें ही है। द मूवमेंट इन द टाउन, द रिबिलियन इन द कंट्री साइड के अंदर भी एक पुजेंट मूवमेंट और एक होता है ट्राइबल मूवमेंट। तो स्वराज है प्लांटेशन के अंदर स्वराज। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं द मूवमेंट इन द टाउन के अंदर कैसे मूवमेंट के लोग जो थे वो स्वराज का मीनिंग ले रहे थे। तो इसमें जो मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन कर रहे थे वो सिटीज़ में, तो उन्होंने क्या करा था, जो स्टूडेंट्स थे, गवर्नमेंट कॉलेज जो कंट्रोल था वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसको छोड़ दिया था और स्कूल्स को भी छोड़ दिया था। जो वहाँ पर हेडमास्टर और टीचर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर लिया था, और लॉयर जो थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया था, मतलब दे दिया था, मतलब सरेंडर कर दिए थे उनके टाइटल। जैसे कि आप पॉइंट में देख सकते हैं, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन, लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि जो काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट हुए थे तो वो सब जगह तो बॉयकॉट हुए थे, लेकिन मद्रास को छोड़कर, क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की थी, तो उनको ऐसा लगता था कि हम काउंसिल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके कुछ पावर गेन करने का ये हमारा एक ओनली वे है कि हम कुछ पावर गेन्स कर सकते हैं। तो उनके लिए ही इलेक्शन हुआ था, बट बाकी सब जगह नहीं हुआ था मद्रास को छोड़कर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉरी। तो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कौन से स्टेट के लिए तो इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो काउंसिल इलेक्शन सिर्फ मद्रास को छोड़कर कहीं पर नहीं हुआ था, मद्रास में ही हुआ था मतलब। तो जब इसमें मतलब नॉन कॉर्पोरेशन गांधी जी ने करने को बोल दिया तो गवर्नमेंट के सारे वहाँ पर सरेंडर कर दिए गए टाइटल।
तो जब टाइटल सरेंडर कर दिए गए तो पीपल्स के पास में जॉब नहीं थी, और जब जॉब ही नहीं थी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमिक के ऊपर। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमें दे रखा है कि फॉरेन गुड्स जो थे वो बॉयकॉट कर दिए गए, लिकर शॉप जो थी वो बंद करा दी गई, और फॉरेन जो क्लॉथ थे वो बर्न कर दिए गए। किसमें? बॉनफायर में बर्न कर दिए गए थे जो फॉरेन के क्लॉथ थे। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हार्ड बिटवीन 1921 से 1922 के बीच में। तो यहाँ पर एक ईयर दे रखा है जहाँ पर कब हुआ था कि हाफ हो गया था फॉरेन क्लॉथ का इम्पोर्ट। तो 1921 से 1922 के बीच में ये हाफ हो गया था। ठीक है। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, तो यहाँ पर फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड, लीगल शॉप पिक्टेड, फॉरेन क्लॉथ बर्न इन बॉनफायर। और उसके नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 से 1922 के बीच में। ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन क्या आई थी, जब हमारे फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया गया था तो वहाँ पर क्या था, सिर्फ खादी हमारा एक एक्सपेंसिव क्लॉथ था जो कि प्रोड्यूस कर रही थी, मास प्रोड्यूस कर रही थी मिल्क क्लॉथ। ठीक है। मिल्क क्लॉथ जो थी वो खादी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, ताकि इंडियंस जो है वो फॉरेन क्लॉथ छोड़ के अपना खुद का खादी जो इंडियन क्लॉथ है वो उसको यूज़ करें। तो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वाज स्लो टू कम अप। तो जैसे ये स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हुए तो वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन भी आना चालू हो गए, जैसे नालंदा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जो धीरे धीरे उठना चालू हो गए थे हमारे इंडिया के अंदर। तो ये बात थी कि वो धीरे धीरे उठ रहे थे। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि रिबिलियन इन द कंट्री साइड में कैसे था। तो हम देखते हैं हमारा पीजेंट मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट में क्या था कि जैसे अवध पीजेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र असन्यासी। तो यहाँ पर अब एक सन्यासी आ गए हैं जिन्होंने क्या करा था, एक पीजेंट मूवमेंट चलाया था। तो अवध में एक पीजेंट मूवमेंट हुआ था जो कि किसने लेड करा था? बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी ने लेड करा था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसने लेड करा था, एक बाबा थे बाबा रामचंद्र सन्यासी। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, मूवमेंट करा था अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जैसे कि आप पॉइंट में देख सकते हैं, मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड, जिन्होंने क्या डिमांड करी थी, रिवेन्यू का रिडक्शन, ऑब्लिगेशन ऑफ बेगर। ऑब्लिगेशन ऑफ बेगर क्या होता है, जैसे किसी को बंधुआ बनाना और अपना मजदूर बना के उससे काम कराना, मेकिंग, जैसे कि आप पॉइंट में देख सकते हैं, मेकिंग फोर्सफुली लेबर अपना बनाना, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो वहाँ पर उनको बोला गया था कि सोशल बॉयकॉट करना है आपको इन ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। तो ये मूवमेंट लीड करा था किसने? बाबा रामचंद्र ने। इसका हम बोलते हैं पीजेंट मूवमेंट। और यहाँ पर क्या था कि नाई धोबी जो थे उनके लिए एक बांध ऑर्गेनाइज किया गया था पंचायत द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर नाई धोबी के लिए एक बांध, सेपरेट बांध वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था बाय पंचायत। ठीक है। फिर उसके बाद था अवध किसान सभा, सेटअप एंड हेडेड बाय बाबा रामचंद्र, JL नेहरू एंड फ्यू अदर्स। तो यहाँ पर दे रखा है कि अवध किसान सभा जो थी वो किसने हेड करी थी? तो नेहरू जी ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ अदर लीडर्स ने इसको हेड करा था, अवध किसान सभा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अवध किसान सभा किसने हेड करी थी। ये आपसे वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेकिन जो पीजेंट मूवमेंट था वो कांग्रेस को अनहैप्पी कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि 1921 में, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1921 द हाउस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो 1921 में हाउसेस थे तालुकदार्स के और मर्चेंट्स के, उन पर अटैक किया गया और जो बाजार थे वहाँ के उनको लूट लिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो वायलेंस क्रिएट हुई। और इस सब में क्या हो रहा था कि महात्मा गांधी जी का नाम आ रहा था कि सब लोग ये सोच रहे थे वहाँ पर कि महात्मा गांधी जी ही इन सबको ऑर्डर दे रहे हैं ये सब करने के लिए। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम आ रहा था, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन। ठीक है। तो इसके बाद हमें दे रखा है ट्राइबल मूवमेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है।
ट्राइबल मूवमेंट क्या होता है वो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ट्राइबल मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो गुडन हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, उस पे क्या हुआ था कि गोरिल्ला मूवमेंट चलना चालू हो गया था। तो अब आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मूवमेंट के अंदर मूवमेंट हुए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अभिषेक भाई क्या बोल क्या रहा है कि मूवमेंट के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, अब ये गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है। तो डरिए मत, मैं आपको बताऊंगा गोरिल्ला मूवमेंट होता क्या है। तो जो वहाँ के गुडम हिल्स थे आंध्र प्रदेश के, जैसे कि आप पॉइंट देख सकते हैं, द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। देखिए यहाँ गोरिल्ला बोलना नहीं आ रहा बट ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट उस समय फैल रहा था, जो कि एक कांग्रेस का अप्रूव फॉर्म नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो गोरिल्ला मूवमेंट था उसमें क्या हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ। जो आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स है, जब भी उन पर कोई मिलिट्री ब्रिटिश आर्मी का कोई भी आता था, तो ब्रिटिश आर्मी का कोई भी आता था तो उस पर जो वहाँ के पीपल्स थे वो छुप कर अटैक करते थे। ठीक है, तो वो था गोरिल्ला मूवमेंट। जो पीपल्स छुप के अटैक करते थे उसको हम गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि कांग्रेस का अप्रूव नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एनरेज्ड द हिल पीपल। तो वहाँ पर क्या था, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगने जा रही थी, जिससे क्या था मतलब कि लोगों को जंगल के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। ओनली सिर्फ ब्रिटिश पीपल्स जब उनको परमिशन दे तभी वो जंगल के अंदर जा सकते थे, फॉरेस्ट के अंदर जा सकते थे। तो इससे क्या हुआ था, जो जंगल के लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, तो वो बहुत ही एंग्री हो गए, क्योंकि वो तो रहते ही जंगल में थे, फॉरेस्ट में। तो इसी वजह से इस मूवमेंट का नाम ट्राइबल मूवमेंट था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हो चुकी थी, जिसने क्या करा था, हिल पीपल जो थे मतलब ट्राइबल पीपल थे, उनको बहुत ही गुस्सा कर दिया था। तो एंगर के कारण हिल पीपल जो थे उन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट चालू करा था। ठीक है, तो जैसे कि आप पॉइंट में देख सकते हो लास्ट पॉइंट में कि बिकॉज ऑफ द एंगर ऑफ हिल पीपल दे स्टार्टेड गोरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइबल मूवमेंट में और क्या क्या हुआ था। तो जो गवर्नमेंट थी वो फोर्स कर रही थी टू बेगर टू बैग डैम टू बेगर कि हमारे फोर्सफुली आप लेबर बन जाइए। तो इसके खिलाफ हिल पीपल जो ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने रिवोल्ट करना चालू कर दिया। तो जो रिवोल्ट हुआ था चालू, तो उसका लीडर कौन था, तो इसका एक बहुत ही अच्छा लीडर था, लौरी सीताराम राजू। तो इन्होंने क्या करा था कि ये क्लेम कर देते कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है, ये लाइक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हील पीपल को हील कर सकते हैं, मतलब लोगों को इलाज कर सकते हैं, और ये बुलेट शॉट को भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पॉइंट में कि लाइक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन हील पीपल एंड कुड सरवाइव बुलेट शॉट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फिर अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि रिबिलियंस प्रोक्लेम दैट ही वाज इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो वहाँ पर रिबिलियंस ने क्या प्रोक्लेम करा था, वहाँ के लोगों ने ऐसा माना था कि ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है, मतलब कि जो भगवान का अवतार है, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। तो वो नेशनल कांग्रेस मूवमेंट के मतलब इंस्पायर्ड था, उससे प्रेरित था। कि जैसा कि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि आप खादी को पहने और लीकर शॉप बंद करा दीजिए, मतलब लीकर ना पिए, और अपने मतलब गवर्नमेंट का खिलाफ आप विरोध करिए बट नॉन वायलेंस से। ठीक है, तो लेकिन इसने क्या करा था, ये उससे तो प्रेरित था, बट ये क्या करता था, ये अटैक करवाता था, ये नॉन वायलेंस में मतलब वायलेंस में पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। जैसा कि आप को बताया था कि इंस्पायर्ड था नेशनल कांग्रेस मूवमेंट और महात्मा गांधी जी से। तो इसने पीपल्स को खादी पहनने के लिए और ड्रिंकिंग को गिव अप करने के लिए बोला था, लेकिन ये अरेस्ट हो गया था। डेट इंडिया कुड बी लिबरेट बाय यूज ऑफ फोर्स, बट ये अरेस्ट हो गया था। और ये इसका मानना ऐसा था कि इंडिया को अगर आपको लिबर्टी दिलानी है, अगर आज़ादी दिलानी है, तो आपको फोर्स का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि गुडम रिबेल्स जो था अटैक पुलिस स्टेशन
भाई जब अलोरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद जो गुडेम हिल्स के जो ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने रिबेल चालू कर दिया। किसके खिलाफ? पुलिस स्टेशन में रिबेल चालू कर दिया, मतलब वहां पर लड़ाई करना चालू कर दिया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को वहां पर मारना के इन्होंने कोशिश की। एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तो इन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट को चालू रखा फॉर अचीविंग स्वराज, वहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने के लिए। ठीक है, तो राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 फाइनली। तो राजू को मतलब अलोरी सीताराम राजू को फाइनली 1924 में कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। हे गाइस, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। हम हमारे अगले पार्ट में बात करेंगे हमारे स्वराज इन द प्लांटेशन के ऊपर, साइमन कमीशन के ऊपर और सिविल डिsobedience। बस ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद हम बायो और केमिस्ट्री के नोट्स डालेंगे जो कि हमारे टैलेंट टैक्स और एनटीएससी में काम आ जाएंगे। तो बस मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है और वीडियो को शेयर नहीं करा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जल्दी से उसे लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि हमने वीडियो डाल दी है और आप उसे जाके देख लीजिएगा और ये नोट्स लिख लीजिएगा, आपको बोर्ड्स में बहुत काम आएंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।